मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं क्योंकि यह भी समझना होगा कि तीसरी लहर भी सामने मुंह बागाए खड़ी है। अगर उससे बचना है तो मास्क लगाना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि मास्क है तो ही आप सुरक्षित हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के खेमे से ये बड़ी खबर आ रही है। अब से कुछ देर में एक बड़ी हस्ती बीजेपी में शामिल हो सकती है। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने इसकी जानकारी दी है। अब नाम भी सामने आते हुए से नजर आ रहे हैं। जितिन प्रसाद का नाम अब सामने आ रहा है क्योंकि ये तस्वीरें भी उस वक्त की जब मुलाकात करके वो निकले पीयूष गोयल के साथ, वो उस वक्त की ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। और ये बताया जा रहा है अब से थोड़ी देर बाद ही बीजेपी का दामन वो थाम सकते हैं। और ऐसे में बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस पार्टी को लगेगा। एक और युवा चेहरा अगर ऐसा होता है तो दामन कांग्रेस का छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएगा। और 2001 में आपको बता दें यूथ कांग्रेस के सचिव बने थे जितिन प्रसाद, और 2004 में पहली बार शाहजहांपुर से 14वीं लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी और वो संसद पहुंचे थे। 2008 में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री वो बने थे। तो कई उपलब्धियां उनके नाम पर हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कांग्रेस ये भाप क्यों नहीं पाई? क्या किसी रणनीतिक चूक वहां पर हुई कि ये बड़ा चेहरा अब बीजेपी में शामिल होने जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आने वाले हैं और ऐसे में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है जितिन प्रसाद को। यूपी में ही आबादी में करीब 10% ब्राह्मण है और ऐसे में अगर बीजेपी का दामन ये थामते हैं तो बड़ा फायदा यहां पर पहुंचने वाला है बीजेपी को। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने भी 1 बजे बड़ी हस्ती के पार्टी में शामिल होने की जानकारी बकायदा ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि एक बड़ी हस्ती आज 9 जून को 1 बजे बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद से ही अटकलों का बाजार तेज हो गया कि आखिरकार वो कौन सा बड़ा चेहरा है जो आज बीजेपी का दामन थामने वाला है। लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आई हैं, क्योंकि गाड़ी में जितिन प्रसाद बैठे नजर आए हैं, पीयूष गोयल के घर से वो निकले हैं और ऐसे में 1 बजे बताया जा रहा है, यानी अब से थोड़ी देर बाद ही मंच सज चुका है। बीजेपी के लिए ये बड़ी राहत होगी उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर, खासतौर पर क्योंकि ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो थोड़े नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से, और इसलिए ये एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से चला गया है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की आबादी की बात करें तो 10% वहां पर ब्राह्मण है और ऐसे में एक ब्राह्मण चेहरा लेकर आना यहां बीजेपी के लिए जरूर एक बड़ी राहत और अच्छी खबर है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये किसी भी लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथ हैं, विक्रांत यादव हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से हैं और अरुण सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जल्दी से पहले अमिताभ सिन्हा का रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, ये झटके तो 2 लगे हैं, एक को अच्छा और एक को बुरा, यानी बीजेपी के लिए अच्छा झटका, अच्छी खबर, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। देखिए, झटके तो राजनीति में चलते ही रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब है, उत्तराखंड है, अभी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, और जो भी इस तरह के उम्मीदवार होंगे, युवा उम्मीदवार, और अपनी अनदेखी से परेशान होंगे किसी भी पार्टी में, तो वो इधर से उधर पल्ला झाड़ने की जरूर कोशिश करते हैं और पाला बदलने की कोशिश जरूर करते हैं। जितिन प्रसाद अरसे से नाराज थे और सबने देखा है कि कैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से निकल चुके थे। एयरपोर्ट पर उन्हें सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा, वहां से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको पकड़ा और उनको समझाया और वो बीजेपी शामिल नहीं हो पाए थे। और जबकि बीजेपी में आज की तरह ही उस बार भी जितिन प्रसाद के लिए मंच सजा हुआ था। तो जितिन प्रसाद लगातार अपनी अनदेखी से परेशान थे। और दूसरा कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस सिमटती जा रही थी उसको लेकर भी कांग्रेस के नेता बड़े परेशान हैं। दूसरा, बीजेपी को जरूरत थी एक ब्राह्मण नेता की भी, जो एक अच्छी छवि दे सके, जिसके पास अच्छी विरासत हो। उसमें भी जितिन प्रसाद बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। तो मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें काम आई हैं। बीजेपी की अपनी ज़रूरत थी और कांग्रेस की मजबूरी थी कि जितिन को छोड़ना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी अब उसको कैसे बनाती है देखने वाली बात होगी। केंद्र में मंत्री बनाती है, लेकिन आपको याद होगा जब अमित शाह महासचिव प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के 2014 में, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो ब्राह्मण हैं वो प्रदेश अध्यक्ष थे। लगातार अमित शाह के साथ पूरे राज्य के वो दौरे कर रहे थे। उसके बाद महेंद्र पांडे, उसके बाद के चुनाव में महेंद्र पांडे भी अध्यक्ष रहे। तो ब्राह्मण अध्यक्ष लगातार बीजेपी के पास चला आ रहा
रहा था। हो सकता है जो पिछले 2-3-4 दिनों में हफ्ते भर का मंथन रहा हो बीजेपी में, एक बार फिर से उस दिशा में चीज़ें बढ़ रही हों कि एक प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण बन जाए, जितिन प्रसाद को एक चेहरा बनाकर केंद्र मंत्रिमंडल में दे दिया जाए। ये बहरहाल ये केंद्र सरकार तय करेगी और केंद्रीय आलाकमान तय करेगा बीजेपी का। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा हाथ मारा है उत्तर प्रदेश में, एक ब्राह्मण चेहरे को, एक शांत सौम्य चेहरे को लाकर। जितिन प्रसाद उस पर बिल्कुल फिट बैठते हैं और उनको प्रशासनिक अनुभव भी रहा है मनमोहन सर की सरकार में काम करने का। ठीक है, विक्रांत का भी रुख कर लेते हैं। विक्रांत, देखिए 1 बजने को है और 1 बजे ही बताया जा रहा था कि ये बड़ा चेहरा शामिल हो जाएगा बीजेपी में। आज उस वक्त जब ये बड़ा चेहरा शामिल होगा, मंच पर कौन कौन होगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ही उन्हें ज्वाइन करवाएंगे और 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस समय हम बीजेपी के उसी कक्ष में, मीडिया कक्ष, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और आमतौर पर क्योंकि अब उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इस मीडिया कक्ष की गहमा गहमी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि चुनावों से पहले जो पार्टियां बदलने का दौर होता है उसमें अधिकतर जो बीजेपी की पीसी होती है वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में होती है। और जितिन प्रसाद क्योंकि अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पास पहुंच गए हैं, उनके साथ ही यहाँ पर पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर और उसके बाद उन्हें यहाँ बीजेपी का पटका पहना करके बीजेपी की पर्ची उनकी काटी जाएगी और पार्टी में औपचारिक रूप से उन्हें शामिल करवाया जाएगा। जैसा अमिताभ भी अभी बता रहे थे कि 2019 के समय भी उनके शामिल होने की अटकलें थी, कई बार कुछ बार इनकी अटकलें चल चुकी हैं। और एक बात जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस के ऐसे चेहरे जो युवा हैं, जिनके पास अभी काफी राजनीति है करने के लिए, उनके पास कांग्रेस के छाते के नीचे रहते हुए यूपी में कुछ खास बचा नहीं था और पिछले काफी दिनों से एक तरह से हाशिए पर भी चल रहे थे और उन्होंने अपने आप को एक तरह से ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित करना भी शुरू कर दिया था। पिछले काफी समय से वो लगातार ट्वीट करते थे ब्राह्मणों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, उन पर अगर कोई अत्याचार की घटना आती थी उसको लेकर। तो एक तरह से बीजेपी को भी इस तरीके का एक चेहरा चाहिए था जो आगामी अब चुनाव में 2022 के चुनाव में, एक जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण थोड़े नाराज चल रहे हैं, तो 10-11% का एक जो वोट परसेंटेज है उसमें एक संदेश दिया जा सके, क्योंकि राजनीति जो है वो परसेप्शन का खेल होती है और उसी में ये सब चीजें काम आती हैं कि एक बड़ा नेता जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुका हो, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ, उसके अलावा दो प्रधानमंत्री का एडवाइजर रहा हो और उनका जो बेटा जो 2001 में कांग्रेस में आया था और 2004 में पहली बार चुनाव लड़ा और उसके बाद 2008 में उन्हें केंद्रीय सरकार में शामिल कर लिया गया था। यानी पहली बार जब वो सांसद बने थे तो सरकार में शामिल हो गए थे। 2009 में भी वो चुनाव जीते, हालांकि उनकी डिलिमिटेशन के कारण सीट बदली, धोररा उनकी सीट हो गई शाहजहांपुर से, तो उसके बाद भी वो केंद्र की सरकार में मंत्री रहे। हालांकि 2014 में मोदी लहर के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा और पिछले काफी समय से ये कहा जा रहा था उनके समर्थकों की तरफ से, उनकी तरफ से इस तरीके के फिलर्स आ रहे थे कि यूपी में कुछ ज्यादा करने को बचा नहीं। देखिए 2022 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये बड़ा दांव है जो अब खुलकर सामने आ गया है, लेकिन अरुण सवाल तो यहाँ कांग्रेस पार्टी को लेकर भी उठ रहा है। राहुल गांधी के बेहद करीबी ये माने जाते रहे हैं और ये भी है कि 23 नेताओं ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी तो सोनिया गांधी को, उसमें भी इनका नाम था। यानी ये अपनी आपत्ति बार बार जताते रहे, बावजूद इसके इनकी सुनवाई नहीं हुई और आखिर में इंसान के पास रास्ता ये रहा कि भाई बीजेपी ज्वाइन किया जाए जब कांग्रेस में कोई सुनवाई नहीं है। देखिए अर्पिता, कांग्रेस के नेता अब ये कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद को जितना कुछ दिया जा सकता था उससे ज्यादा दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया केंद्र में। और जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी तब भी उनको शांत करने के लिए, उनका महत्व पार्टी में बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्य का उनको प्रभारी बना दिया गया था और इंचार्ज का जो दर्जा होता है कांग्रेस में 20 से 30 नेताओं के पास ही होगा मुश्किल से, तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई थी। लेकिन वो काफी पहले से एक रुख अख्तियार कर चुके थे। अगर उनके ट्वीट्स को देखिए आप तो वो कांग्रेस नेता के रूप में ट्वीट नहीं करते थे, वो एक ब्राह्मण नेता के रूप में ट्वीट करते थे और उत्तर प्रदेश में अनदेखी से ज्यादा नाराज थे। केंद्रीय स्तर पर उनकी भूमिका एक अच्छे नेता के तौर पर और एक जिम्मेदार नेता के तौर पर कांग्रेस देखती थी, इसीलिए उनको पश्चिम बंगाल जैसे राज्य का प्रभारी बनाया था, उनको केंद्र में मंत्री बनाया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जब से प्रभार संभाला है और खास तौर से उनके जो सलाहकार हैं वहां पर वो मुस्लिम राजनीति करने लगे। प्रियंका गांधी को आप देखिए कि सीएए के मुद्दे पर या एनआरसी के मुद्दे पर लेके गए, आजमगढ़ लेके गए, पश्चिमी बिल्कुल। यानी देखिए बीजेपी को तो इसका फायदा है, लेकिन कांग्रेस को एक बार फिर से मंथन करना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसे ही साथ छूटता रहा तो कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा कैसे, उसकी लड़ाई भी कांग्रेस के सामने है। अब रुक कर लेते हैं आनंद नरसिम्हन का, वक्त है अखाड़ा का।